हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं दूसरा लेक्चर, जो कि एनटीपीसी 2025 सेट प्रैक्टिस के रूप में जो रुक्मणी बुक निकाला गया सेट प्रैक्टिस, इसमें टोटल 25 सेट प्रैक्टिस है। वो सारे जो है सेट प्रैक्टिस का आज मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे दूसरा लेक्चर। दूसरा लेक्चर में सवाल जो पूछा गया मॉडल सेट प्रैक्टिस, उसी का आज हम लोग सारा जो है विश्लेषण करेंगे। इसमें जीके जीएस रहेगी, मैथ भी रहेगा और रीजनिंग भी। जीके जीएस हमारा 40 और 30 जो है मैथ और रीजनिंग रहेगी। वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे जो कहीं ना कहीं मॉडल सेट प्रैक्टिस में पूछा गया सवाल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीके जीएस के बारे में। उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे मैथ, और वो भी विश्लेषण के साथ। मैथ एकदम शानदार, जितने भी पूछा गया सवाल वो सारे सवाल, और उसके बाद रीजनिंग का भी देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल ही बहुत ही शानदार और खतरनाक सवाल है, ठीक है। सवाल है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। तो याद रखना, हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन की स्थिति कहीं निश्चित ऐसे नहीं है, क्योंकि इसे आवर्त तत्व कहा जाता है। हालांकि इसे समूह एक में रखा गया है, ठीक है, याद रखना है। और कभी कभी यह समूह जो है क्षार धातुओं के साथ साथ रखा जाता है। कभी कभी 17वें समूह के हैलोजन में भी रखा जाता है, लेकिन इतना शो नहीं होती है हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन शो होता है एक समूह में, और समूह 17। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल था और नया सवाल था। अगला सवाल आते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता का मिश्र है। बहुत ही शानदार और खतरनाक सवाल है। तो याद रखना है, एक तांबा और जस्ता, ठीक है, इसका मिश्रण जो है वह मिश्र धातु क्या है। तो याद रखना है पीताजी। ये अगर याद रखें तो हो जाएगा याद। सबसे पहले ये पी से पीतल हो गया, उसके बाद ता से तांबा हो गया, यानी पीतल किससे बनता है, तांबा प्लस जिंक से, ठीक है, याद रखना जिंक से। तो पीताजी ऐसे याद रख सकते हैं। तो पीतल किससे बना, तांबा और जिंक से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल। तो याद रखना है 1914 से 1921 के दौरान एक गेट बना था। उस गेट का नाम क्या था, इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी है। क्यों, याद रखना, क्योंकि इसका नाम जो है बीजेपी सरकार चेंज करना चाह रही है, ठीक है, इसीलिए यह न्यूज़ में है। तो सवाल यहाँ से बनने की चांसेस है। डेट भी याद रखना, 1914 से 21 के दौरान बनी थी, और भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑइस है। एस अगेंस्ट ऑइस है, किसकी खिलाड़ी, किसका नाम है, मतलब यह आत्मकथा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का बुक जो है एस अगेंस्ट एड्स, यह 2016 में प्रकाशित हुआ था। उसकी आत्मकथा पर जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखना हैदराबाद, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, हैदराबाद की रहने वाली है। चलिए, और किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना टेनिस। ये टेनिस प्लेयर है, याद रखना ये टेनिस। बैडमिंटन और टेनिस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये टेनिस है। अगला सवाल। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन से राज्य में है, तो याद रखना तमिलनाडु में। उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो यह रखना, गैल्वेनोमीटर को जो है वह उच्च श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ मिलकर वोल्ट मीटर जो है जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में किसके पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉब शेड्यूलर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पुल से प्रक्रमों को चुनते हैं और क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते रहेंगे। सवाल है कि केरल में के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल है।
तो याद रखना है केरल के समुद्री तट जो है ना, समुद्री तटीय कोस्टल इलाके में उसके रेत में जो है ना थोरियम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। हिमालय पर्वत जो है किस प्रकार की पर्वत है? इंपॉर्टेंट सवाल। हिमालय पर्वत जो है कौन सी पर्वत है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन, प्राचीन तो नहीं होगी, अपशिष्ट भी नहीं होगी, ब्लॉक भी नहीं होगी, परतदार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नया वलित पर्वत भी है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, नया वलित पर्वत, इसे भी सवाल बन सकते हैं कि हिमालय कौन सा पर्वत है, तो नया वलित पर्वत भी है और परतदार पर्वत है। ऑप्शन जो भी रहेगा राइट आंसर मार देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यह शानदार सवाल है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी कभी कभी रहते हैं। तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह नहर भारतीय राज्य के पंजाब में सतलज नदी, याद रखना है सतलज नदी, उसके बाद ब्यास नदी, ठीक है ब्यास नदी, ये दोनों नदियों के जो है संगम से कुछ दूरी पर जैसे पंजाब राजस्थान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी और ब्यास नदी से मिलकर जो है संगम से निर्मित होते हैं। अगला सवाल 11 नंबर, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना सूर्यास्त के बाद भी जब सूर्य की सतह वायु के निकट ऊष्मा प्राप्त कर लेती है, उसका कारण है स्थलीय विकिरण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य डूब जाती है तो सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य के ठहराव से विकिरण आती है, लेकिन यहाँ अधिक विकिरण मौजूद होते हैं, इसलिए पृथ्वी पर अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे स्थलीय विकिरण कहा जाता है। याद रखना है स्थलीय विकिरण के कारण ही ऊष्मा का प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 सवाल केवल हम लोग जीके जीएस जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, उसके बाद 30 सवाल हम लोग फिर मैथ जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, जुड़े रहिएगा, 100 सवाल लेके आया हूँ। 30 सवाल हम लोग मैथ में पढ़ेंगे। मैथ में जितने भी एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल, वो सारे सवाल विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग भी, तो जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती है, जिसके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चले जाती है? किसका कारण बनते हैं? तो याद रखना है विभ्रंश घाटी के कारण। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है, सबसे बड़ी धमनी मानव शरीर की कौन सी है? तो याद रखना है महाधमनी। महान इसीलिए इसको कहा गया। ठीक है, महाधमनी जो सबसे बड़ी धमनी है कौन की? तो याद रखना है मानव शरीर की। यह हृदय में उत्पन्न होती है और वक्ष से होते हुए उदर की ओर फैल जाता है। ठीक है, याद रखना है महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। ऑप्शन नंबर 1 या राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि प्लेटी हेल्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह कार्य करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटा देती है? कौन सा है? तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहेगा, फ्लैम कोशिका। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ होती है? बहुत ही शानदार सवाल, फिजिक्स का बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना ट्राइनाइट्रोटोल्यून का जो है काम कहाँ आता है? तो याद रखना विस्फोट करने में, कोई भी चीज़ विस्फोट करने में ये ट्राइनाइट्रोटोल्यून का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ट्राइनाइट्रोटोल्यून का सूत्र भी अगर देख ले एक नज़र में तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो याद रखना C6H2NO2 इसका होल 3 हो जाएगा, उसके बाद CH3 हो जाएगा। ठीक है, यही होती है ट्राइनाइट्रोटोल्यून की सूत्र। ठीक है, कहाँ यूज होता है? तो याद रखना विस्फोटक जगह में। अगला सवाल, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दिया जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इकोनॉमिक्स का, जब 100 रुपया कम कर दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे सांकेतिक कटौती कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा,
100 रुपये कम कर देने से सांकेतिक कटौती कहा जाता है। कहाँ? मांग की राशि में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर की, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक कौन है? बहुत ही शानदार सवाल। मतलब एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस देश में होती है? सवाल बहुत ही शानदार है। तो याद रखना है, एस्बेस्टस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है रूस में होती है, रसिया में होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रूस में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस का निर्माण यानी प्रोडक्शन होती है। चलिए अगला सवाल 18 नंबर, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना, बैटन कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैटन कप जो है आपका हॉकी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना, अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो इसका परिणाम जो है ऋण सृजन बढ़ जाएगी, ये परिणाम होगा। इकोनॉमिक्स का शानदार सवाल है, ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऋण सृजन बढ़ जाएगी। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 20 नंबर, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार ना, नाइट्रीकरण जो है वह किसे परिवर्तित करने की एक जैविक प्रक्रिया है? तो याद रखना है, अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने की प्रक्रिया को ही एक जैविक प्रक्रिया माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया को नाइट्राइड में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहा जाता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर जो है लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व जो है कौन सा एक नहीं है? तो यार रखना, बोरॉन तो बॉर्डर लाइन, सिलिकॉन भी है, पोलोनियम है, बिस्मथ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिस्मथ जो है आपका बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन सा एक्सचेंज जो है अपना खुद का, मतलब स्वयं का खुद का सार्वजनिक प्रस्ताव यानी IPO लाने की योजना बना रही है? तो याद रखना, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अपना खुद का सार्वजनिक प्रस्ताव जो है IPO लाने की मतलब योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर 2 कौन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 23 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन के आधार पर देखना है। तो मिश्र धातु कोलाइडी विलयन तो नहीं है, पायस भी नहीं है, ठोस विलयन ये हो सकती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठोस विलयन जो है एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इतिहास का सवाल, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो यह रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अशोक का जन्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और सुबतांगी से हुआ था। यह मौर्य वंश के संस्थापक था। कौन? तो यह रखना है, मौर्य वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, इसका बेटा कौन था? तो यह रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? तो यह ना अशोक, ठीक है। तो ऑप्शन में अशोक अशोक शब्द दिया है, तो अशोक का क्या हुआ? ये दादाजी हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के क्या हुए? दादाजी हुए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह अशोक के दादाजी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भाषा के आधार पर रचित भारत की प्रथम राज्य कौन सी है? तो 1953 में फजल अली आयोग आया गया था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1953 में यह आयोग आया था, याद रखना है। और उसी के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया। किस अधिनियम के तहत? तो याद रखना है, फजल अली आयोग 1956 के आयोग यानी अधिनियम के तहत पर, ठीक है, याद रखना है। तेलुगु भाषा को अलग भाषा दर्जा देने के साथ साथ एक अलग राज्य बना दी गई। कब? तो याद रखना 1953 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश पहला भारतीय राज्य है जो कि एक भाषाई आधार पर बना राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फजल अली आयोग। अगला सवाल 26 नंबर,
सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 की क्रांति जो है वह 1857 की जो क्रांति हुई थी, महान क्रांति, महान हलचल, यह किसने भाग नहीं लिया था। खेतीहर मजदूर तो बिल्कुल भाग लेंगे ही लेंगे, किसान भी लेंगे, जमींदार भी लेंगे, क्योंकि शोषित इन्हीं वर्गों में से थे। लेकिन साहूकार नहीं थे, क्योंकि इसके तो बल्ले बल्ले था ना अंग्रेजों के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साहूकार भाग नहीं लिए थे। 27 नंबर सवाल आते हैं। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो धातु ए जो है क्या हो जाएगा। तो याद रखना, अगर धातु ए बी को हटा देता है तो धातु ए ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो बिल्कुल बी की तुलना में ए ज़्यादा क्रियाशील प्रतिक्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते रहें। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, कौन सा एक अम्ल है। देखा जाए तो H2O, ये तो पानी है, ये तो जल नहीं है, मतलब अम्ल नहीं है, ठीक है। H2SO4 बिल्कुल, हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक अम्ल है। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम कार्बोनेट, ये सारे तो क्षारक है, ठीक है, लवण है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। यह एक अम्ल है, बाकी सब जो है अम्ल नहीं है, याद रखना। अगला सवाल, अजंता और एलोरा की गुफाएं कौन से शहर में स्थित है। बहुत ही बड़ा सवाल। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद में स्थित है, याद रखना है, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, याद रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल आते हैं। भारत में दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। तो यह रखना है 180 दिनों में, 6 महीने में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का अमर राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा था। ये बहुत ज़्यादा बार हर एग्जाम में यह पूछा जाता सवाल है, इतिहास का बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, हम वंदे मातरम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसी ने एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम था आनंद मठ, याद रखना है, आनंद मठ। यह आनंद मठ कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखना 1882 में, सब डेट याद रखना। और इसी आनंद मठ में ही वंदे भारत का जिक्र किया गया था, वंदे मातरम का जिक्र किया गया था। तो किसने लिखी थी, किसने लिखा था, तो यार ना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, राष्ट्रगान जो जन गण मन है वह किसने लिखा था, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 32 नंबर, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कैसा होता है। तो याद रखना, यौन प्रजनन में अपने जीन का, माता पिता का अपने जीन का टोटल आधा हिस्सा अपने बाल बच्चों में जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा कथन गलत है, हमें गलत को ढूंढना है। सबसे पहले बता रहा है एक यौगिक का एक परमाणु, ये गलत लग रहा है। एक तत्व का एक मोल, ये सही है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी सही है। एक तत्व का एक परमाणु, ये भी, लेकिन एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होती है, ये कहीं सुना नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जा रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जीव पुनर्जनन और मुकुलन, ठीक है, पुनर्जनन और रीजनरेशन और बडिंग यह प्रजनन कर सकता है। कौन जीव पुनर्जनन और मुकुलन कर सकता है, तो याद रखना खमीर नहीं, प्लाज्मोडियम भी नहीं, प्लेनेरिया नहीं, हाइड्रा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा अलैंगिक और लैंगिक विधियों से पुनर्जनन और जो है अलैंगिक प्रजनन या तो मुकुलन या विखंडन के द्वारा यह संपन्न करती है। कौन, तो यार ना हाइड्रा, ठीक है, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों करती है हाइड्रा। चलिए अगला सवाल, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। अच्छा, सनसाइन विटामिन जो है आपका कहाँ यूज होती है, तो सुबह का धूप को कहा जाता है। सुबह के धूप जो है आपको लेना बहुत ज़रूरी है, इसी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। तो यह विटामिन का नाम क्या है, विटामिन डी। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी जो है और को कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना है मछली के तेल में भी पाया जाता है, ये याद रखना, ठीक है, मछली के तेल में भी पाया जाता है
विटामिन डी और सुबह के धूप में। अगला सवाल, ऑटोमोबाइल बैटरी में किस अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल केमिस्ट्री का। तो याद रखना है, ऑटोमोबाइल जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। रघुपति राघव राजाराम यह किसने लिखा है? तो याद रखना, यह रघुपति राघव राजाराम एक उल्लेखनीय भजन है। याद रखना, हिंदू भक्ति गीत है। ये इसको जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने लिखा था रघुपति राघव राजाराम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? शानदार सवाल है। तो याद रखना, संक्रमण तत्व ऑप्शन है वह तत्व जिनमें 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। अच्छा, ये तो सही जवाब दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह तत्व जिसके 2 बाहरी अधूरे हैं। जो बाहरी तत्व होते हैं ना, K, L, M, N, ठीक है, ये चारों में से कोई भी अगर 2 तत्व बाहर में है और वो भी अधूरा, उसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नया पैसा कब जो है, किस साल नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? तो यह भारत में कब हुई थी? तो याद रखना, यह भारत में 1957 के दौरान हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 में आई थी। याद रखना है, भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 में आई थी और 1 अप्रैल 1957 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, 1 अप्रैल 1957 को नया पैसा का परिचय कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 57। अगला सवाल आते हैं। ठीक है, ऋतु और भारतीय कैलेंडर के अनुसार हमें मिलान करनी है। तो मिलान हमें करनी है, सबसे पहले का क्या हो रहा है? तो बसंत जो है ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख में होती है। ग्रीष्म जो गर्मी का दिन है वह ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में होती है। वर्षा जो है वह वर्षा कब होती है? तो याद रखना, श्रावण व भाद्र महीने में होती है। और सर्द यानी ठंडा जो भी है वह आश्विन या कार्तिक महीनों में होती है। ठीक है, याद रखना है, बसंत जो है चैत्र वैशाख में, ग्रीष्म यानी गर्मी का दिन ज्येष्ठ आषाढ़ में, वर्षा का दिन श्रावण भाद्र में, और शरद जो है आपका आश्विन और कार्तिक में। सबसे पहले क्या हुआ? 1, फिर हुआ आपका 4, फिर 3, 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40 हम लोग जीके जी सवाल सारे देख लिए। अब मैथमेटिक्स के सवाल आते हैं। यहाँ से सवाल एकदम हिलना नहीं है, यहाँ से एकदम आराम से बैठे रहिएगा और देखते रहिए अंत तक जरूर। यहाँ से 30 सवाल मैथ पढ़ेंगे, 30 सवाल रीजनिंग पढ़ेंगे। अब सोचिए 30 सवाल यानी हर चैप्टर से एक सवाल है, और सारे सवाल अगर रिवीजन होती रहेगी तो एकदम माइंड में तो हमें कभी भी भूलने की बीमारी नहीं होगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले बता रहा है कि ABC का जो पूंजी निवेश किया गया 3, 4, 8 में निवेश किया गया, और उस पर जो लाभ प्राप्त हुआ 2, 3, 5 में लाभ प्राप्त हुई, तो उसका समय क्या अनुपात था? समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? तो याद रखना, उसका जो लाभ का अवधि था ना, लाभ का अनुपात ऊपर में रखेंगे और उसका पूंजी का अनुपात नीचे रखेंगे। तो लाभ 2 था, पूंजी 3 था, फिर लाभ 3 है, फिर 4 है, तो 3/4 ये हो जाएगा। फिर लाभ जो उसका मतलब उसका जो लाभ था 5 ऊपर में रखेंगे और उसका जो पूंजी था वह नीचे रखेंगे। सब नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 चौक 8 या 24 हो जाएगा। तो 24 इसमें भी गुना, 24 इसमें भी गुना, 24 इसमें भी गुना, तो 3 8 तिया 24, हाँ मतलब तो 8 दूनी यहाँ 16 हो गया। फिर 4 छक 24, तो 6 तिया 18 हो गया। 8 तिया 24, 3 5 15 हो गया। तो बिल्कुल यही रेशियो जो है आपका टाइमिंग का है। तो कहाँ मैच कर गया? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ये सवाल कर लिए हैं। ऐसे ही और सवाल जितने भी है ऐसे ही नए नए कंटेंट और ट्रिक्स के साथ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। 42 नंबर सवाल है कि 5 मानव का विचलन 16 है। यदि मानव
प्रत्येक मान दोगुना कर दिया जाए तो नया मान का मानक विचलन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया है 5 मानक को विचलन कितना दिया गया है, 16 दिया गया। हमेशा विचलन जो है ना अंडर रूट में रखी जाती है, तो यह 16 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 4। ठीक है, यह 4 हो जाएगी। और सब के साथ कितना गुना करने बोल रहा है, तो 2 गुना, तो सबके साथ 2 गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल, 43 नंबर सवाल। सवाल है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाता है। ठीक है, काम का छठा हिस्सा, मतलब एक ये सब जो है छठा हिस्सा ही काम किया है। तो फिर बैठाएंगे वहाँ पर सबसे पहले, तो याद रखना है 60 व्यक्ति 36 दिन में 1/6 काम करता है, एक काम का। याद रखना छठे हिस्से पूरा कर रहा है ना, छठा हिस्सा ही पूरा कर रहा है, तो 1/6 काम नीचे हो जाएगा। उसी 1/4 श्रमिक अगर छोड़कर चला जाए, मतलब 60 टोटल है और 1/4 जो है चला गया, मतलब 15 गायब हो गया, कितना बचा, 45। तो याद रखना अब 45 आदमी ही बचा है। अब जो है अब कितना दिन में काम करेगा, कितना दिन में काम करेगा नहीं पता, कि शेष काम खत्म हो जाएगा। तो 1/6 ये लोग कर लिया था, बचा कितना था, तो 5 में 1 गया, तो 6 में 1 गया तो 5, और नीचे है 6, तो 5/6 काम बचा हुआ था। बस इसी को तो हल करना है। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ये और काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, ये 3 से कटेगा 12 तिया 36, तो 12 चौक 48 हो गया, यानी 48x बराबर में, यानी 48 दिन और काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुल मिलाकर कितना काम हो, कितना दिन लगा ये पूछ रहा है, तो 48 दिन जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मिस्टेक हुआ, ऑप्शन नंबर 4 ठीक तो है, छठा हिस्सा ये सही है, 60 गुना 36, 1/6 काम किया, बचा 15वां भाग हट गया तो 45 बचा। कितना आदमी लगाएगा कि शेष काम को करेगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, इसको अब काटे 6 कट गया, ये आपका हो जाएगा। अच्छा ये 5 नहीं कटा था ना, तो अगर 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 12 तिया 36। ठीक है, और ये 5 बच गया था, सॉरी, तो ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, नहीं 5 तो कट गया था ना, हाँ ठीक तो है, 48 ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। ठीक है, 42, अगर नहीं हो रहा तो और एक बार बता देते हैं इसको, देखते हैं अगर कहीं गलती होगा तो फिर मिस्टेक से। चलिए फिर हम लोग फिर से बनाते हैं। सबसे पहले क्या किया, 60 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, एक काम को। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अब वहाँ पर बचा कितना, 45 व्यक्ति कितना दिन में करे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, गलती तो था जी, 1/6 वहाँ लिखे थे। तो कितना व्यक्ति काम करेगा, 45 व्यक्ति कितना दिन काम करेगा, कि उसी का 5/6 जो बचा हुआ था वो काम खत्म कर लेगा। ठीक है, हाँ अब सही हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ काटेंगे 5 9 45, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब, 5 9 45, 9 चौक 36, 36 हो गया, और ये हो गया 6 चौक 24 गुना 60। ठीक है, तो 24 गुना 60 आपका हो गया। तो ये लोग कितना दिन में करेगा, तो ये लोग जो है आपका ये 6 ऊपर चल जाएगा ना, ठीक ठीक,
ये 6 ऊपर चल जाएगा, वहाँ भी हम लोग गलती किए थे कहीं, ये 6 ऊपर चल जाएगा तो ये 6 का पहाड़ा 10 बार में कट जाएगा। अच्छा अब बन गया, ठीक है, अब यहाँ पर बन गया है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 5 9 45 कट गया, 9 चौक 36 कट गया, ये 6 ऊपर चल जाएगा तो 14 60, यानी 10 और 4 40 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40। और टोटल पहले कितना काम किया था, 5 दिन, तो 40 और 5 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्षमा प्रार्थी है क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन समय लगता है, 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम कितना भाग पूरा किया जा सकता है। ये भी शानदार सवाल है, तो फिर वही बनाएंगे, 42 काम जो है वह 75 दिनों में होती है। अब बोल रहा है कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना काम होगी, ठीक है। तो कितना काम होगी, बस कितना की जगह x लिख देंगे, अब इसी को काट छाट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, सबसे पहले हम लोग काटते हैं 14 से काटते हैं, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, ठीक है। ये 3 का पहाड़ा काटते हैं, 3 तिया 9 एगो 0, ठीक है। अब यहाँ 15 5 75, 15 दूनी 30, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 5x बराबर 3 दूनी 6 हो गया, 5x बराबर 3 दूनी 6 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x बराबर, हाँ 15 दूनी 30, हाँ ठीक, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 5/6 राइट आंसर हो जाएगा, 5/6, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, ए बी सी बी एक समकोण है, ए बी 12 सेंटीमीटर, सी ए बी 60 डिग्री बनाया गया है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं, ऊपर में ए बी और यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सी ए बी, यानी यहाँ है ना 60 है, यहाँ कितना दे दिया 60, तो यहाँ 90, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए ना, इधर 2 को 90, इधर एक अकेले 90, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 30। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो BC की लंबाई कितनी है, मतलब इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई खोजने के लिए हमको tan 60 निकालना पड़ेगा, तब ना इसका P और ये B हो जाएगा, tan 60 बराबर P/B होता है, tan 60 बराबर BC/AB हो जाएगा, बिल्कुल BC/AB हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3, BC का मान कितना होता है नहीं पता, BC AC का मान दे दिया मेरा, कितना दिया क्वेश्चन में, तो यार ना 12 सेंटीमीटर, तो यह 12 लिखेंगे, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 12√3, इसके साथ गुना होगा ना, तो 12√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, स्थिर जल रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चलती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। सबसे पहले शांत जल में वह नाव की चाल चला रहा है, तो कितना दूरी चल रहा है, कितना किलोमीटर चल रहा है 135 किलोमीटर 7.5 घंटा में, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो जो यहाँ पर बैठ जाएगा, इसको काट छाट करेंगे तो ठीक है, तो इसको काट छाट करेंगे तो लगभग 18 बार से कट जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया शांत जल में नाव की चाल। अब बोल रहा है कि नाव की चाल क्या था, तो नाव की चाल 48 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा कर ले रहा था, 4 घंटे में, तो कितना हो गया 4 × 4 = 4, मतलब नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोल रहा है धारा की चाल क्या हो जाएगा, बस इसी का अंतर 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। 18 में 12 घटा देंगे। निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है, सबसे पहले जो है मान ज्ञात हमें करना होगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये है, तो 4 ये 60 कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, तो ये 15 और 5 75 हो जाएगा, 75, ठीक है, 31 माइनस यहाँ 15 और इधर ये 5 वाला इधर लिखते हैं, तो 15 5 75 हो जाएगा, तो 31 माइनस ये 31 माइनस 75 हो जाएगा, ठीक है, इधर लिख देते हैं। चलिए 31 माइनस 75, फिर इधर -30 है, तो याद रखना ये ब्रैकेट में है, फिर यहाँ -30 है, उसके बाद यहाँ फिर -38 है, उसके बाद भागा 72 है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको पहले घटा देंगे, 75 में 40 घटेंगे तो कितना होगा, लगभग 44 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 30, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ ब्रैकेट में है
फिर यहाँ -38 और इधर भागा 72, ये टोटल एक 72 है। ये दोनों फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 4 और 3 7 74, और फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 38 हो जाएगा, और यहाँ भागा 72 अभी तक है ये है। ठीक है, इसको फिर घटाएंगे तो 38 में 74 में 38 घटा तो 36 हो जाएगा, बड़ा के आगे माइनस है तो इसके आगे माइनस, और ये भागा 72 तो ये 72, तो 36 दूनी 72 हो गया, और एगो माइनस है तो यानी -2 आंसर हो जाएगा, -2 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पी का मान हमें समीकरण के आधार पे ज्ञात करना होगा। बहुत ही ईजी सवाल है, तो याद रखना पी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी गुना पी स्क्वायर इजिकल टू √240 इंटू √540, ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको 240 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, 240 को हम लोग तोड़ेंगे तो 240 में कितना कितना टूटेगा, तो 240 टूटेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 गुना 10, हाँ ठीक, 2 अंडर रूट, आराम से देखिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 गुना 10 लिख सकते हैं ना, चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। गुना इसको भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे कितना में, तो 2 तिया 6 6 तिया 18 18 तिया 54 54 दाएँ 540 तोड़ सकते हैं। अब इसमें जो है आपका क्या क्या जो है निकल सकता है, सबसे पहले ये 2 गो है मतलब एगो निकल जाएगा, ये भी 2 गो है एगो निकल जाएगा, ये भी 2 गो है एगो निकल जाएगा, ये भी 2 गो है मतलब ये वाला एगो निकल जाएगा, और ये भी 2 गो है मतलब एगो निकल जाएगा। ठीक है, तो सब आपका बाहर चल गया, पी स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये भी रूट में चल जाएगा, तो ये 2 गो है एगो निकल गया, फिर ये 2 गो है एगो निकल गया, ये एक ही को है ये नहीं निकलेगा, ये हो गया 3 दूनी 6 और √10, बिल्कुल ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ है, √6 √10 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेसिक सवाल जितने भी है वो समझ भी आ रहा होगा, कहीं कहीं अगर हल्का सा मतलब समझ में देरी हो रहा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ईजी सवाल है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया, और ये से सवाल ना छूटना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इतना इजी सवाल अगर छूट जाती है तो। ठीक है, एक बार में नहीं बनता है तो 2 बार में बनाइए, 3 बार में बनाइए, लेकिन बनेगा, फिक्स है। चलिए 49 नंबर सवाल आते हैं। 49 नंबर, ABC त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 2 इकाई और 6 इकाई है। अंतःवृत्त और परिवृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्यों ही न रट लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है R × R - 2R, यही फॉर्मूला होती है। ठीक है, यही फॉर्मूला को हम लोग रट लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा R कितना है, 6 है, तो बड़ा R की जगह 6 लिखेंगे, -2, और छोटा r कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया √6, और ये 2 दूनी 4 और 4 6 में 4 गया तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 12, √12, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। XYZ में y समकोण है, यदि MZ का मान 30 डिग्री और sin x - 3/√2 का मान क्या हो जाएगा। तो sin x - 3/√2 का मान क्या हो जाएगा, तो मतलब x का मान हमें ढूंढना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, अगर मान के चलो कोई एक त्रिभुज है और एक समकोण है, ठीक है, एक अगर समकोण है तो दूसरा एक समकोण है तो दूसरा का मान दे दिया 30 डिग्री, तो तीसरा का मान कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, और इधर अकेले 90, टोटल 180 हो जाएगा। तो 60 हो गया आपका x का मान, तो sin 60 डिग्री -3/√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो sin 60 डिग्री का मान क्या उतना होता है, √3/2 होती है, -3/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे √2 हो जाएगा, और ऊपर में √6 माइनस, ठीक है, 2 गुना 2 तो √3 दूनी 6, और √2 और √2 मैच किया तो 2√6, 2 तिया 6, ये 6 हो जाएगा, ये 3 है तो 6, तो ये हो जाएगा आपका √6 - 6/2√2, √6 - 6/2√2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 51 नंबर, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं की लंबाई अनुपात में इतना है, उनके बीच की दूरी 15 मीटर है, और समलंब का क्षेत्रफल दे दिया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो याद रखना समलंब चतुर्भुज जो होते हैं ना उसका फॉर्मूला होती है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 दे दिया इंटू समांतर भुजाओं का योग नहीं दिया है लेकिन अनुपात में दे दिया, तो x मान लेते हैं, तो 3x + 2x योग मतलब जोड़, इंटू h का मान दे दिया 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी का मान क्या निकलेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मान दे दिया है 450, तो इजिकल टू 450 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर हो गया आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3x और 2x, तो 5x इंटू 15, इधर हो जाएगा ये 2 भागा में, इधर आ जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो 900 इधर हो जाएगा, ये 15 इधर कट जाएगा, 15 छक 90, 60 बार में, तो 5x बराबर 60 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब x 12 आ गया तो यहाँ बैठाएंगे x का मान, तो 12 दूनी 24, दूसरा का मान 24 हो जाएगा। यहाँ फिर बैठाएंगे x का मान, 12 तिया 36, मतलब पहला वाला 36 और 24 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 के 0, 3 2 5 और 1 6 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई जो है वह 20 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया, अगर नाम दे दें ABCD, सबका मान दे दिया, उसमें एक विकर्ण है, विकर्ण, और इस आधार पर विकर्ण का मान 20 दे दिया, दूसरा वाला चौड़ाई 7 है और लंबाई 15 है। तो इसी का जो है हम लोग हीरोन का सूत्र से निकाल देते हैं, उसी को 2 गुना कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले s, तो s बराबर क्या होती है a + b + c/2, तो 20 और 15 35, और यहाँ हो जाएगा आपका 7, 35 और 7 42, 42/2 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। तो फिर √21 इंटू 21 - 20, तो 1 हो जाएगा, फिर 21 - 7 यानी 14 हो जाएगा, फिर 21 - 15 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये जो है आपका कैसे हल होगा, इसको तोड़ेंगे 7 × 3, फिर 6 को तोड़ेंगे 3 × 2, और 14 को तोड़ेंगे 2 × 7, ठीक है। तो ये देखो सब अंडर रूट में, याद रखना सब, ये 7 दूनी 14, 2 तिया 6 और 7 21, सबको तोड़ दिए, ये 3 2 गो हो गया, मतलब 1 रूट से निकल जाएगा, ये 2 2 गो हो गया, ये भी 1 निकल जाएगा, ये 7 भी 2 गो हो गया, मतलब ये भी 1 निकल जाएगा। कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 7 42, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक हथकड़ी का अंकित मूल्य जो है 1600 रुपया है, विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% छूट देती है और फिर कुछ छूट देती है, उसके बाद 1224 रुपये में खरीद लेता है, तो दूसरा छूट क्या था, ये इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 रुपया लिखेंगे, 10% छूट दिया यानी 90/100 इंटू x% छूट दिया यानी x/100 इजिकल टू कितना हो गया, 1224 रुपया, ठीक है। अब ये 1 0 1 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया, ये 1 0 और ये 0 कट गया। अब 9 दूनी 18 कट गया, ये 2 8 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद 8 को इससे भाग देंगे, 8 को इससे भाग देंगे तो 1224/8 हो गया, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 5 40, 8 3 24, 1600 रुपया 90, x%, x/180 लिखे थे क्या, अच्छा गलत लिख दिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, चलिए गलती लिखे थे। 1600 इंटू 10% छूट, यानी 10 से 100 से घटा देंगे तो 90/100 इंटू, देखिए हल्का सा गलती लिखने से, x% छूट, तो x/100 होगा, यहाँ 180 लिख दिए थे इसीलिए 9 से काट दिए, इजिकल टू हो गया 1224। आसानी से बनेगा, बहुत ईजी है, 2 को 0 यहाँ, 2 को 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब यहाँ कटेंगे
8 से काटते हैं, 8 का पहाड़ा इधर, 8 एकम 8, 4 बचा 42, 8 पचे 40, 8 तिया 24 मतलब 153, फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 साती 63, 17 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 117 हो गया, मतलब 2x, यहाँ 0 है, ये 10 बराबर 17 हो गया। तो 17 उधर जाएगा तो 170 और बटे 2 हो जाएगा, तो 170 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 2 5 10, 85, और 85 में 10 से घटा 100 से घटाएंगे ना, क्योंकि 10% दिया था तो 100 से घटा के 90 लिखे थे, तो 85 आया तो 100 से घटा देंगे, कितना हो गया 15%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला, एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उनके खर्च का अनुपात 3:2 है, प्रत्येक जो है 600 रुपये मासिक बचत कर लेता है, तो डब्ल्यू की आय क्या है। बहुत ही ईजी सवाल। अगर एच और डब्ल्यू अलग अलग करते हैं, एच का जो आय है वह कितना है 4 है एक्स, उसका खर्च कितना है 3y, बचत कितना है, आय को ही खर्च में घटाएंगे तो बचत हो जाएगा 600 रुपया। फिर दूसरा वाला 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये भी 600 रुपया। अब फर्स्ट वाला हमें बराबर करना है यहाँ, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे, नीचे वाला 4 से गुना, ये 3 ऊपर से वाला गुना, ये टोटल, तो टोटल से गुना होगा, याद रखना। तो 3 4 12x माइनस 3 तिया 9y इज इक्वल टू 3 6 1800, फिर 4 तिया 12x माइनस 4 दूनी 8y इज इक्वल टू 4 6 2400। अब इसी को काटना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, तो ये कट जाएगा। इधर हो गया आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 2400 में 1800 गया तो 600, और बड़ा क्या कि माइनस है तो माइनस 600, यानी एक्स इजकल टू निकला 600। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ बैठा देते हैं यहाँ पर, तो 4 6 2400 हो जाएगा इधर, माइनस 3y इजकल टू 600, तो ये 600 अगर 3y उधर लेते हैं 600 इधर ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा 1800 और उधर हो जाएगा 3y, तो y इजकल टू भी क्या हो जाएगा 3 6 18 600, तो x का मान भी 600 निकला और y का मान भी 600 निकला। अब बोल रहा है w की आय क्या है, तो w वाला दूसरा था, इसका आय क्या है 3x, तो 3 और गुना 600 कर देंगे, तो 3 6 1800, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल। अगला सवाल, एक कक्षा की एक परीक्षा में जो है लड़कियों की औसत प्राप्त 73, लड़कों का 71 और दोनों का 71.8 है, तो लड़कियों की प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले 73 इधर लिखेंगे, 71 इधर लिखेंगे और दोनों का 71.8, इसमें कितना डिफरेंस है 0.8 का, इसमें कितना डिफरेंस है 1.2 का, ये पॉइंट हटा देंगे तो 8 और 12 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 2:3, तो लड़कों का ये हो गया, लड़की का ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कियों का मतलब कितना था, लड़की कितना थी, तो लड़की फर्स्टे वाला हो जाएगा, हाँ, तो 2 और टोटल हो जाएगा आपका 2 और 5 नीचे और इंटू 100, कितना 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल 40%, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बहुत ही ईजी, इससे बड़ा सवाल है, देखिए कितना ट्रिक्स में बन रहा है। यदि लागत का मूल्य बिक्री मूल्य के 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, अगर बोल रहा है कि क्रय मूल्य अगर हम मान के चले x रुपया, तो उसका जो है ना 95%, उसका जो लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, तो बिक्री मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100/95x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को काट छाट करेंगे तो 20x/19 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को टोटल जो है वह आधार लाभ कितना है, तो लाभ से हमें लाभ निकालने के लिए टोटल से घटाना कर पड़ेगा, तो टोटल कितना था x माने थे, इससे घटाएंगे, यहाँ एलसीएम है 19 और 20 और x 19x, 20x/19x यानी 1x, यानी x/19, ये हो गया आपका लाभ रुपया में निकला। अब बोल रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ऊपर में लिखेंगे x/19 बटे टोटल, नीचे कितना था, तो सिर्फ x था क्योंकि टोटल हम लोग x ही माने थे, इंटू 100। ठीक है, तो ये x हो जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा आपका, ये x कट गया ना, तो नीचे हो जाएगा आपका 19 और ऊपर में था 100,
तो 100 में 19 काटेंगे तो लगभग 5.26% हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक विक्रेता अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, शेष भाग जो है मूल्य पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा। देखिए बहुत ही इजी सवाल है, एकदम शानदार सवाल। सबसे पहले बोल रहा है कि एक वस्तु अगर मान के चलो 100 है, उसका 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 75। तो ये 75 जो है ना 24% लाभ पर बेचा, मतलब 124/100। शेष कितना था 25 बच गया था ना, 100 था और 75 ही लिए थे तो 25 और बच गया था, तो 25 को 25 से लिख देंगे क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचा था। अब इसको काट छाट करेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 दिया 12, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, इसको गुना करेंगे 31 दिया हो जाएगा आपका 93, और इधर प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 3 8 9 10 11 18 118। शुरू में कितना माने थे 100, अभी कितना हो गया 118, कितना ज़्यादा होगा 18, तो 18%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, 40% महिला कर्मचारी और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। अगर लड़कियों की संख्या और बॉयज़, लड़कियां है 40% तो डेफिनेटली ये 60% होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कुल मतदान कितना होगा, तो लड़कियों का जो है ना वह महिला कर्मचारी का 40%, तो 40 का भी 40% मतलब मत पड़ा, तो 4 4 ये नीचे 100 हो जाएगा, तो 2 को 0 कर दिएगा, तो 4 4 16 हो गया, ठीक है। और 60 था, इसका भी 60% ही मत पड़ा, तो ये भी हो जाएगा 36, तो 16 और 36 कितना हो जाएगा 6 8 6 12 के 2, 3 और 1 4, 3 4 1 5 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 52 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर सवाल, 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत जो है पहले 10% बढ़ा दिया जाता है यानी 110, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दिया जाता है, मतलब ये फिर 110/100, ये जीरो कट गया, एक्स 11 गुना 11 121, शुरू में माने थे 100, अभी हो गया 121, कितना ज़्यादा 21, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर सवाल, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की देरी से जो है चला रहा है और कहीं जो कार्यालय है 6 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी दूरी समान होगा तब न फिर 2 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 6 मिनट देरी जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी हो जाएगा समान, यानी दूरी बट्टे चाल, फिर दूरी बट्टे चाल, 2 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी पहले था 10, 2 बढ़ा दिया तो 12, माइनस करेंगे बीच में और दोनों समय को जोड़ देंगे, तो 6 मिनट 6 मिनट 12 मिनट, और उस मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग दें, इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60, तो ये होगा 6x माइनस 12 5 5x इजिकल टू 12/60, ये 60 कर दिया, तो 5 में x 6x में 5x बट कर दिया, तो सिर्फ x बराबर कितना हो गया 12, तो 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 अंकों वाली एक संख्या उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या बदल जाती है, तदनुसार यह कुल कितने संख्याएं बनेगी। ये भी इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। अगर मान के चलो 2 अंकों वाली संख्या दे दिया तो सबसे पहले 10x + y, यही रूल अपनाना है, हमेशा यही रूल अपनाना, ठीक है, 10x + y ये मानेंगे। अब उसको अंक जो है ना पलट देंगे, मतलब 10y + x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों अंकों को उलट देने के बाद संख्या का योग यानी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10x + y + 10y + x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोला तदनुसार इस प्रकार की, हाँ, अंकों को उलट देने से एक संख्या उसके अंक वाले उलट देने से प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी वर्ग संख्या बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, वर्ग संख्या अगर बन जाएगा तो इसका हो जाएगा x + 1 यानी 11, 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 और फिर इसको जोड़ेंगे x + y, ठीक है। चलिए तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, यदि x, हाँ, टोटल अगर इधर जोड़ेंगे, अगर कॉमन ले लेंगे 10 तो x प्लस सॉरी, ठीक है, तो ये इसको अगर हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद आपका मिलेगा x + y, टोटल कट जाएगा, ये x + y इधर x + y कट जाएगा, इजिकल टू 11 हो जाएगा, तो x + y इजिकल टू 11, मतलब टोटल में 11 आ रहा है, तो 11 को और तोड़ेंगे कितना कितना टूटेगा, एगो 2 और 9 में टूटेगा, वही तो पूछा है कितना संख्या में टूटने की संभावना है, 2 और 9 में टूटेगा, ठीक है। उसके बाद 3 और 8 में टूटेगा, उसके बाद कितना में टूटेगा, एक
3 8 हो गया, हाँ 4 7 में टूटेगा 11, उसके बाद 5 6 में टूटेगा, कितना टूट रहा है 4, और टूटेगा क्या 4, तो ठीक है 4 में टूटा। अब 2 2 को है तो 4 से 2 गुना गुना कर देना, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 16 आता है, अगर वही संख्या 12 से भाग दे तो कितना आएगा, तो शेष को शेष से भाग देना, 12 दूनी 12, 12 को ही 16 से भाग दे तो 12 एकम 12, कितना बचा 4, तो 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम 48 है, उसका अनुपात जो है संख्याओं का 2 है और 3 है, इसमें भी x लगाएंगे इसमें भी x, अनुपात दे दिया मतलब गुना करेंगे, इजिकल टू 48, 3 दूनी 6x इजिकल टू 48, 6 8 ही 48 हो जाएगा, 6 8 ही 48, हाँ ठीक, x इजिकल टू 8 आया। अब 8 इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, अरे 8 दिया 24 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों का योग कितना होगा, तो बिल्कुल 4 और 6 10, 3 2 और 1 3 1 4 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 1/2 प्लस 1, 1/3 प्लस 2 √2, 1/, ऐसे ही चलता रहा, लास्ट में 1/100 प्लस √99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एगो को हल करेंगे, 1/2 प्लस √2 प्लस 1, इसका हरों का परिमयकरण करेंगे तो प्लस में है यानी माइनस में हो जाएगा, √2 - 1 √2 - 1 ये भी हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, √2 - 1/2 - 1 यानी √2 - 1 यह बच जाएगा, मतलब शुरुआत में कितना बचा, √2 - 1। इसी तरह फिर आगे इसको भी हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 - √2 जो भी है ना ऊपर चल जाएगा और माइनस में चल जाएगा, फिर प्लस √4 - √3 हो जाएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलते रहेगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट वाला भी अगर इसको भी हल करेंगे तो ये भी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - √99। ठीक है, अब यहाँ पर जरा सा सोचिए, ये जो है ना 1 से 100 तक गया, अब कहीं ना कहीं ये 2√2 दो को हर जगह मिलेगा, 4 और अगला वाला 4 रहता ये भी कट जाता, √3 कट जाता, एक शुरुआत में ही खाली था और इसके पहले तो एक नहीं था, और लास्ट वाला सिर्फ 100 था, इससे पहले इसके बाद वाला भी 100 नहीं था, तो ये 99 और इससे पहले भी 99 आता वो भी कट जाता, सब कट जाता, सिर्फ क्या बच जाता, तो यार सिर्फ यहाँ पर ही बच जाता √100 और यहाँ पर -1 बच जाता, यही बच जाता। ठीक है, बस यही, बाकी सब कट जाता है, प्लस माइनस सब कट जाएगा, तो √100 का कितना होगा 10 - 1 यानी 9, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर काम करती है, वो दोनों मिलकर 14 दिनों तक काम पूरा कर दिया, ए अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ए अगर बी से 2 गुना तेज काम करता है, अगर ए जो है x दिन में करेगा तो फिक्स है, अगर यह ए जो है 2 गुना तेज है मतलब फिक्स से वह कम समय लगेगा, आधा समय लगेगा, तो फिक्स से यह 2x हो जाएगा, तब नहीं इससे 2 गुना, यह 2 गुना स्पीड में कर रहा है तो समय कम लग रहा है, स्पीड और समय का हमेशा यहाँ पर उल्टा रेशियो में आएगा, याद रखना। ठीक है, यह 2 गुना है मतलब यह 2 गुना इधर कर देना, बी वाला में कर देना, बटा वाला में। चलिए अब ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, यह बी है ना, यह 14 दिन में कर रहा है, दोनों कैल्शियम लेंगे 2x, यह होगा x(2), इधर 2x मैच करिए मतलब 1, यह हो गया 1/14, यह हो गया 3, तो 14 या 42 मतलब 2x बराबर हो जाएगा आपका 42 हो गया, यह 2 का जाएगा 21 दिन, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 21 दिन। चलिए अगला सवाल, एक मोटरसाइकिल चालक 192 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, मोटरसाइकिल चालक जो है वह चलने में 2.5 घंटा के बाद एक कार की जगह चलना शुरू करती है, लेकिन 0.5 घंटे पहले दूरी को तय कर लेती है, कार और मोटरसाइकिल की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले जो है वह मोटर चालक कितना घंटा में दूरी तय किया था, तो 192 किलोमीटर दूरी चला था और 32 किलोमीटर की प्रति मतलब स्पीड से चला था, तो इसको भाग देंगे तो लगभग 6 घंटा मतलब यह दूरी तय कर लिया था 6 घंटे में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कार द्वारा लिया गया समय कितना था, तो कार द्वारा जो है टोटल 6 घंटा और यह जो है 2.5 घंटा इधर था और आधा घंटा इधर, मतलब टोटल 3 घंटा घटा देंगे तो 6 घंटा में 3 घंटा खत्म, तो बचा कितना 3 घंटा ही बचा। अब 3 घंटा में 192 किलोमीटर चलेगा, तो 3 घंटा में 100 दूरी 192 और घंटा 3 हो गया, तो इसका कितना स्पीड चलना चाहिए था, तो ये हो गया आपका 3 × 18, 3 × 18
3 4 12, हाँ, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज से इसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज से चलना पड़ेगा इसको। और शुरुआत वाला 32 किलोमीटर, वही तो पूछ रहा था कि मोटर कार वाला और मोटरसाइकिल वाला, तो कार वाला अभी 64 निकाले, दूसरा वाला 32 था, इसको काट देंगे तो 32 दूनी 64, मतलब 2:1 हो जाएगा राइट आंसर। तो 2:1 यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा ये वाला सवाल दे दिया है, इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, डाटा वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति 1000 टनों के वर्ष 1995 से 2000 के बीच में दिया गया है। अब सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, सवाल थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर अब बोल रहा है कि वर्ष 1997 की तुलना में 98 उर्वरक उत्पादन में कितना प्रतिशत की कमी आई। 97 में कितना था, तो 97 में 60,000 था ना, हाँ, तो 97 में कितना था, 60 था, यानी 60 लिखेंगे। 1000 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। 98 में कितना है, 45, तो 45 कितना प्रतिशत की कमी आई, तो मतलब उत्पादन में कितना कमी आई है, 15%, यानी कमी मतलब हमेशा नीचे बड़ा होगा। इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये जीरो कट गया, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 5 10, यानी 5 5 25%। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कितने वर्षों में उर्वरक को उत्पादन प्रदत्त वर्षों के उत्पादन से अधिक हो जाएगा। कितने वर्षों में यह जो है वह औसत उत्पादन, मतलब औसत उत्पादन निकालने बोल रहे हैं, तो सबको जोड़ देंगे और सब संख्या से भाग दे देंगे, सबको जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दे दिया 25 और 40, 25 40 60, ठीक है, ये हो गया आपका 100, 125, 125 और 45 कितना हो गया, 4 2 6, 170, 170 और 65, इधर 170 हुआ और इधर हो गया आपका 8 7 15, 100 8 7 15, यानी 155 हो गया, और इधर हो गया आपका 50, इधर हो गया 65। ठीक है, ये हो गया 5 5 10 की जरूरत हो जाए 1, 5 5 10 6 16 17, ये हो गया 270 हो गया, और इधर कितना था, तो इधर जोड़े थे आपका 165 जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 था ना, हाँ 160, इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल जोड़ने के बाद आया कितना, तो 440 आया। अब टोटल संख्या के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देते, 8 5 40, 8 5 40, 55%। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है 55, अच्छा 55, यहाँ सवाल अलग कर रहा है, सॉरी, यहाँ बोल रहा है कि कितने वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था, कौन से वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था। हम लोग का जो औसत उत्पादन कितना आया, 55, तो 55 से कितना पर जो है, 55 से कौन वाला ज़्यादा है, 1 2 3 4, कौन वाला ज़्यादा है, देखते हैं। ठीक है, तो 55 से कौन वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है शुरुआत में, है ना, 160 ज़्यादा है, तो यानी 1997। इतने वर्षों में उर्वरक का उत्पादन प्रदत्त वर्षों के औसत वर्षों के उत्पादन से अधिक है। अच्छा सॉरी, यहाँ अलग पूछ रहा है, मतलब 55% से कितने वाला उत्पादन अधिक है, एगो ये वाला हो जाएगा, यानी 97 एक, एगो ये वाला हो जाएगा 99 एक, एगो ये वाला, एगो ये वाला, मतलब 4 गो टोटल 55,000 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक समबहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें जिसे अंतः कोणों का योग 2700 डिग्री है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस एक ही को फॉर्मूला तो रटना है, 2n-4 × 90 डिग्री, यही तो रटना है। ठीक है, 2n-4 × 90 डिग्री इजिकल टू कितना हो गया आपका 2700, जो n का मान आया वही तो हमको लिखना है। यहाँ पर कितना करेंगे, तो फिर ठीक है, अब ये जो 1 0 कट गया, 9 3 27, यानी 30 हो जाएगा। इधर ये -4 है, इधर जुड़ जाएगा तो 34 हो जाएगा, इधर गुना 2 है तो इधर भागा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 हो जाएगा, यानी अच्छा 117 हो जाएगा, 134 था,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 117 यहाँ पर, अच्छा सॉरी, विकर्णों की संख्या बोल रहा है, 17 ही होगा। 134 यहाँ जीरो तो कट ही जा रहा था। फिर से 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 2700। अब यहाँ 1 0 1 0, हाँ कट गया था जीरो। ये 9 तिया 27, यहाँ 3 ही बचा था, 30 बचा था। ये प्लस है, माइनस है, इधर चल जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। 34/2, अच्छा ठीक, तो ये 17 तो आ रहा था। अब 17 जो है आपका विकर्णों की संख्या, अब विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, या n अंतः कोणों का योग निकल गया। अब विकर्ण की संख्या निकालना है, तो विकर्ण का और को आता है फॉर्मूला n इंटू n-3/2। n कितना है 17, इंटू 17 - 3 -14/2। ये 2 का पारा कट जाएगा, 17 गुना 7 में, तो 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 119। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 119 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है। 2 को फॉर्मूला आप लोग यहाँ रख लिए। अगर पहले निकालना है n भुजा वाले समबहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होती है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और इसी का मान दे दिया था 2700। और विकर्ण की संख्या निकालने बोलेगा तो n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला था विकर्णों की। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपीट कौन सा हुआ है, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, 28 के गो है, एक ही गो है, 28 नहीं होगा। 27 के गो है, 1 2 2 गो है, ये हो सकता है। 31 के गो है, एक ही गो है, ये भी नहीं होगा। 30 एक ही गो, मतलब ऑप्शन नंबर 2, 27 2 गो है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वही हो जाएगा। चलिए मैथ हम लोग 30 सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का सवाल। रीजनिंग का सवाल एकदम बहुत ही बेसिक सवाल है, जुड़े रहिएगा अंत तक। पहला सवाल यहाँ पर बता रहा है कि सभी फोन जो है, चलिए यहाँ रख देते हैं, सभी फोन लैपटॉप है, सभी फोन लैपटॉप है, ठीक है। और सभी पेन ड्राइव फ़ोन है, मतलब सभी पेन ड्राइव यहाँ भी हो जाएगा, सभी पेन ड्राइव फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। अब सभी पेन ड्राइव पेन भी है, सभी पेन ड्राइव जो है ना वह पेन भी है। अब यहाँ बोल रहा है कि सभी पेन फ़ोन है, ये सभी पेन फ़ोन है, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। सभी लैपटॉप पेन है, सभी लैपटॉप जो है पेन है, सभी कहाँ, ये लैपटॉप को टोटल कोई घेरा है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है, ये हो सकता है क्योंकि सभी फ़ोन जब पेन था और सभी फ़ोन जो है लैपटॉप है, तो ये हो सकता है। तो 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 यहाँ सही बोल रहा है। अगला सवाल रीजनिंग का बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए सोचिए क्या होगी, अच्छा हो तो गया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 4 और 4 8, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। खाली समझने की देरी। अगला सवाल यहाँ सोचिए क्या होगा, विपरीत अनुक्रम में जारी रखता है, अगला वाला पद क्या हो जाएगा। कितना घट रहा है, वाई में भी, STU भी, WX Y 3 घट रहा है, फिर PQQ RSTUV 5 घट रहा है, JKLMNOPQRS 7 घट रहा है, बिल्कुल 3 5 7 और 9 घटेगा, ठीक है। तो 9 घटेगा, तो जे जो है वह कितना नंबर में आता है, जे जो है आपका 10 नंबर में आता है। 10 में 9 घटा देंगे, 1 हो गया। 1 किसका है, ए का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी सवाल बहुत ही शानदार। XYZ को वी आर फ्रेंड्स कहा, PYN को दे आर बॉयज़ कहा, ZMS को वी लव देम कहा। तो वी का मतलब क्या है, अब वी हमें ढूंढना है कि वी का मतलब क्या है। देखिए XYZ और वी आर फ्रेंड, इसका मतलब PYZ, यहाँ में क्या मैच किया, XYZ में और PYN में वाई मैच किया, तो बिल्कुल ये वाला भी कोई न कहीं मैच करेगा, तो आर मैच कर रहा है, मतलब वाई बराबर आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अब बोल रहा है PYZN का जो है आपका ZMS यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है, ये Z यहाँ भी है, Z यहाँ भी है, तो ये दोनों का मतलब जो था उसमें क्या मैच कर रहा है, इसके मतलब में क्या रहा है, वी मैच कर रहा है ना। तो मतलब
जेड का मतलब हो गया वी, ठीक है, जेड का मतलब हो गया वी। तो यही तो पूछ रहे थे कि वी का मतलब क्या है, जेड। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा विकल्प बाकी 3 समूहों से अलग है, कौन सा है? तो बिल्कुल देखा जाए तो फोन, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो। मैच तो कर रहा है बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन एक चिप आधारित पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब प्रोडक्ट है। टीवी भी चिप आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। कंप्यूटर भी, रेडियो नहीं है। रेडियो जो है ना एक चिप आधारित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, यह एक जो है ना इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से भिन्न है, क्योंकि इसमें सिग्नल पर प्रसारित होने वाली कार्यक्रम देती है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। चलिए, माइनस को भागा कर दिया, यानी 50, यहाँ माइनस को क्या कर दिया, भागा 5, ठीक है, माइनस को भागा कर दिया। अब गुना, गुना को क्या कर दिया, तो यार ने गुना का प्लस कर दिया 2। अब प्लस को क्या कर दिया, तो यार रखना प्लस को यहाँ पर 2 कर दिया, प्लस को यहाँ पर, प्लस को क्या कर दिया, प्लस को गुना कर दिया, तो गुना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, और भागा का मतलब -20। अब हल करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस ये 5 दाहें 50, तो 10 10 20 -20, ये माइनस प्लस खत्म, 0। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। जॉन दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण दिशा यहाँ से शुरू कर रहा है, 5 किलोमीटर यहाँ गया। अब वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, 5 किलोमीटर फिर पूर्व की ओर गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, यहाँ था और यहाँ लग गया, किस दिशा में गया, तो यह जो है उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए से आरंभ करते हुए ए से जेड वर्णमाला जो बाएं से दाईं ओर लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल है, जो बाईं ओर से लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ पर उसमें दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से चौथे अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए दाईं ओर से अगर देखा जाए तो 15वें के दाएं चौथा, दाएं चौथा का मतलब क्या हो गया, 11वां हो जाएगा, ठीक है। यानी नियम के आधार पर देखा जाए तो 5 हो जाएगा, भी हो जाए ना, अगर उल्टी बार तरफ से गिनती करें तो क्यू हो जाएगा आपका 10, एल हो जाएगा आपका 15, और जी हो जाएगा आपका 20, उल्टा अगर देखा जाए, और अगर बी हो जाएगा आपका 25, हो जाएगा ना उल्टा के आधार पर। जैसे बी का उल्टा क्या होती है, वाई, तो वाई का मान क्या होगा, 25 होगा। जी का उल्टा क्या होता है, टाइगर, टी, तो टी कितना, 20 है। इस आधार पे यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया, ठीक है, इसका उपयोग। अब बोल रहा है कि दाईं ओर से 11वां स्थान क्या हो जाएगा, तो दाईं ओर से 11वां स्थान जो है क्या हो जाएगा, तो दाईं ओर से 11वां स्थान, तो पी यहाँ रहेगा तब ना, पी क्यू आर एस टी यू भी, तो 10 के एक बाद पी आ रहा है, मतलब 11वें स्थान पर क्या है, पी है, बिल्कुल 11वें स्थान पर पी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4 मित्र ए बी सी डी एक सीधी रेखा में खड़ा है, सीधी रेखा में खड़ा है, 1 2 3 4, जरूरी नहीं किसी क्रम में। ए को बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे है, ए और जो बी है ना वह कम से कम, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ है, क्योंकि उसके बीच में एक आदमी जरूर है। बी और सी के बीच में, बी जो है ना सी और डी के बीच में खड़ा है, सी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा, तभी तो बीच में बी है, यही बोल रहा है। डी सबसे अंत में नहीं खड़ा, यानी ये डी यहाँ नहीं होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ पर डी होगा, ठीक है। अब जो पूछे पहले स्थान पर कौन खड़ा है, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, उस जो है टेलीफोन निर्देशिका के निम्नलिखित में से किसका नाम बीच में आएगा। अच्छा, वर्नाकुलम के आधार पर, जैसे अल्फ़ाबेटिकल हमें सजाना पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले भी ए हो जाएगा, यानी ये वाला सबसे पहले हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद ए बी सी डी ई, तो ये वाला 2 हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, तो तीसरा में हो जाएगा, तीनों आई है, उसके बाद देखेंगे जे पी एस, तो तीसरा में क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, ये तीसरा में हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर, विज वाला, ऑप्शन नंबर विजय राज, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ अगला सवाल बहुत ही शानदार। सबसे पहले 8 और 15 में कितना जुड़ गया, 7। 15 और 21 में कितना जुड़ा 6। 21 और 26 में कितना जुटा, 5। 26 में कितना अब जुटेगा, एक घट रहा है ना, तो 4 जुटेगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14, उसके बाद क्या होगा, देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे, अल्टरनेट भी होता है, 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, सही जा रहे हैं। 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 17, 17 2 19, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 19। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है इसी शब्द में निहित है, कौन सा शब्द इसी शब्द में निहित है। सबसे पहले देखेंगे OPTCC यहाँ गया ना, सी नहीं है इसमें, चलिए सी इसमें नहीं है इसीलिए सी नहीं होगा। OPTMERIC ये भी सी नहीं है यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। PAH H इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। ये लास्ट यही है, मैट्रिस्ट, बिल्कुल ये है मैट्रिस्ट, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगला सवाल 84 नंबर सवाल, कौन सा जो कथन है ना वह चारों में से अलग है, चारों में से जो है कौन सा अलग है यहाँ पर देखा जाए तो देखिए क्या यहाँ पर बना हुआ है। फर्स्ट वाला गुना किया, 1 से 2 गुना किया, 2 एकम 2 और 4 जोड़ दिया, कितना हुआ 6। फिर यहाँ 7 दूनी 14, सबसे दूसरे पहले गुना किया, 7 दूनी 14 और 4 जोड़ दिया, 18 हो गया। ये सही है, ये सही है, इसको जोड़ते हैं। 15 दूनी 30 और 4 जोड़ दिया 34, ठीक है। और ये वाला नहीं हो रहा है, 18 दूनी 36 और 4 40 होगा ना, 42 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी व्यक्ति की आकृति देखकर एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे माँ के पति यानी मेरे पिता है, मेरे पिता है, तो कौन हो जाएगा, उसके माँ, हाँ ठीक है, मेरे माँ के पिता, मेरे माँ के पति है, मतलब मेरे फादर है, कौन, उसके भाई के पिता, इसके दोनों भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई मान हो जाएगा ना, बहन हो जाएगा, तो ये इसको क्या बोलेगा, बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चचेरा भाई बहन ऐसे ही हो जाएगा। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान से रखकर प्रश्न को हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ZWA दे दिया, इसमें क्या अगला वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, Z में भी कितना घटा 4, भी में R यानी 4 यहाँ भी घटा क्योंकि STUV 22 है और इधर 18, 4 घट गया। फिर यहाँ 4 घट रहा है, मतलब N में भी 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा J, ठीक है, क्योंकि N 14 होती है और J 10, तो ठीक है 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो J हो जाएगा। तो ये खत्म, ये खत्म, मतलब 2 अभी है। फिर W में T कितना घटा, 3 घट गया, TUVW 3 को आ रहा है ना, तो 3 घट गया। फिर TU में Q घटेंगे, तो इसमें भी 3 घट रहा है, इसमें भी N घटाएंगे, इसमें भी फिर N में 3 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, ये K LMN जा रहा है ना, JK हो जाएगा, तो JK कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 87, कितना टाइम हो गया, 1:18, चलिए 1.5 घंटा में खत्म, 1.5 घंटा भी नहीं 25 मिनट में खत्म करना है। A के पिता B के पिता का एकलौता पुत्र है, ठीक है, तो B A से किस प्रकार से संबंध है, बहुत ईजी है। A का पिता जो है ना, A का जो पिता है B के पिता का एकलौता पुत्र है, B के पिता का एकलौता पुत्र है, तो B का A से किस प्रकार संबंध है, B का A से, अच्छा इसका संबंध क्या है, तो B का संबंध, अच्छा B मतलब क्या है, लड़का है या लड़की, इसका जिक्र नहीं किया है, क्या बोला जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। B जिक्र नहीं किया कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है, उस आधार पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 88, गोकुल अपने घर से 5 किलोमीटर चला, अब वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ 5 किलोमीटर चला, इसको छोटा कर लेते हैं, बड़ा सवाल है ना,
गोकुल जो है 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और फिर 5 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा फिर 5 किलोमीटर चला, पुनः जो है ना दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दाईं इधर हो जाएगा, और 5 किलोमीटर चला। अंत में मुंह पश्चिम की दिशा में हो गया, ठीक है, सही जा रहा है। अब वह बोल रहा है कि गोकुल अपने घर से किस दिशा में है, तो गोकुल जो है अपने घर से किस दिशा में है, तो बिल्कुल देखा जाए अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से यहाँ किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ABCD 5 वर्ष पूर्व औसत आयु जो है 45 वर्ष था, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि अब ई भी इसमें शामिल हो गया, तो उन पांचों का औसत जो है आपका 49 हो जाता है। तब जो है आपका क्या राइट आंसर, मतलब ई की आयु क्या हो जाएगा। जैसे 5 पहले कितना था, 4 आदमी, तो 4 आदमी को जो है ना 45 वर्ष इसका टोटल औसत आयु था, तो 45 चौक कितना हो जाएगा 180, और सब जो है 5 साल बाद, यानी वर्तमान में आने के लिए 5 साल पूर्व ये था ना, तो 5 साल फिर बाद आएंगे, तो 5 साल सब में 55 जोड़ देंगे, तो 5 और 4 आदमी था, तो 5 चौक 20 इसमें जुट जाएगा, यानी अभी वर्तमान में आ गया। टोटल का औसत उम्र, टोटल का उम्र कितना हो गया सबको मिला के 200 साल, 200 साल हो गया, 200 साल। अब बोल रहा है कि एक आदमी जुड़ गया, एक आदमी कौन जुड़ गया, तो एक आदमी जो आपका जुड़ गया आपका 49 औसत आयु हो गया। एक आदमी जुड़ गया, मतलब 4 आदमी था, अब हो गया 5 आदमी, और अब हो गया 49 औसत। किसको गुना करेंगे, 9 5 45 और 5 चौक 20 और 4 24, 245 हो गया, तो 245। अब बोल रहा है उसका जो उम्र है जो नया जुड़ा उसका कितना होगा, टोटल है 245, पहले था 200, इसको घटा देंगे कितना हुआ 45 साल, जो नया जुड़ा, तो ई की आयु कितना हो जाएगा, ई की आयु 45 साल। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा को प्लमेज को गिसोसनर लिखा जाता है, क्रस को इतना लिखा जाता है, तो ट्रेबल को क्या लिखेंगे, ये भी शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या किया, लिख देते हैं PLUMAGE, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ठीक है, GICOWNR ये है, PQRLMN, हाँ मिल तो गया, देखिए PQR एक छोड़ के LMN UVWMNOA BC GFGHIEFG, सब एक को छोड़ के एकदम फर्स्ट वाला लास्ट वाला जोड़ देना है, बस ट्राइबल को ऐसे ही निकालना है, ट्राइबल निकल गया आसान से, TST UV हो जाएगा ना, लास्ट में जोड़ना है, RST सॉरी ST T हो जाएगा, IJK, ठीक है, BCD ABC LMN NCD KTV NCABC हो जाएगा ना, NCD KTV, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और 10 सवाल बचा हुआ है, जरूर अंत तक जुड़ रहिएगा। रेड इज लवली को का मान है टी पापा मामा, पिंक इज हियर का मान है पापा का जा, रोजेज आर रेड का मतलब टी डू पा, मतलब माँ कोड किस भाषा में लिखा गया है। तो सबसे पहले जो है आप देखें कि यहाँ रेड इज लवली है, यहाँ पर देखें तो कोई चीज़ रेड इज लवली और कहीं है, तो यहाँ पर है रेड, इसका मान हो गया आपका, इसका मान ये वाला है, तो ये दोनों में, ये वाला में, ये वाला में और ये वाला में क्या मैच कर रहा है, टी मैच कर रहा है, मतलब रेड का मतलब हो गया टी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये अब हम लोग आते हैं पिंक इज हियर, तो पिंक इज हियर का मतलब पापा, हाँ यहाँ इज है
और यहाँ भी इज है, तो इस दोनों में फिर इसमें अंतर वाला में क्या मैच कर रहा है, यहाँ टी पामा है, यहाँ मा पा, अच्छा यहाँ भी पा है, यहाँ भी पा, मतलब इज का मतलब हो गया पा। तो माँ का मतलब क्या हो जाएगा, टी का मतलब रेड, इज का मतलब पा, तो माँ का मतलब क्या होगा, टी का मतलब, तो माँ का मतलब हो जाएगा आपका लवली हो जाएगा, बिल्कुल माँ का मतलब लवली हो जाएगा, क्योंकि रेड और इज का मान निकल गया, माँ का मतलब लवली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से ज्यामितीय चित्र का अंतर्गत ढूंढना। हाँ, कौन सी संख्या जो सभी ज्यामितीय चित्र के अंतर्गत आता है, कौन सी संख्या सभी ज्यामिति में आता है, देखिए ना यहाँ दो, ये दो सब में आ रहा है, आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है, दो। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, दो सभी में आ रहा है। अगला सवाल, 4 लोग मिनल, नेहा, ओंकार और पुनीत ताश खेल रहा है। अब बोल रहा है मिनल नेहा के दाईं ओर बैठा है, मिनल जो है नेहा के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। पुनीत ओंकार के बाईं ओर बैठा है, पुनीत जो है ओंकार के बाईं ओर बैठा है, बैठ गया सब लोग, एक दूसरे के विपरीत बैठा हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोनों साथी है, तो पुनीत और ओंकार, पुनीत और ओंकार नहीं, ये दोनों साथी नहीं, ये दोनों साथी, ये वाला साथी है, ये नहीं होगा, पहला गलत। नेहा और पुनीत, नेहा और पुनीत, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल, यदि मीता का जन्म 5 फरवरी 1965 को मंगलवार को हुई थी, तो अगला जन्मदिन जो है ठीक उसी दिन मंगल कब मनाएगा, तो देखा जाए तो ठीक उसी दिन कब मनाएगा, तो अगर हर साल जो है ना 5 जनवरी 5 जनवरी 5 जनवरी देखा जाए तो हर साल एक दिन बढ़ जाएगा, तो 65 है, 65 है ना, 65, तो 66 में एक दिन बढ़ जाएगा, 67 में एक दिन बढ़ेगा, 68 में एक दिन बढ़ेगा, 68 के बाद 69 में 2 दिन बढ़ेगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 68 का जनवरी के बाद फरवरी था, उसमें लीप ईयर्स था, तो 2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। 69 में 2 दिन बढ़ेगा, अब 69, 70 में फिर एक दिन बढ़ेगा, 71 में फिर एक दिन बढ़ेगा, वही तो पूछ रहा है कि ठीक उसी दिन जो है कब मनाएगा। 70 71 तक लास्ट चल गए ऑप्शन के आधार पर। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तो मंगलवार में, आज मनाए मंगलवार को, तो फिर अगला मंगलवार कब होगा, तो 7 सालों के बाद, यानी 1971 में, तो 5 जनवरी 1971, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, दिए गए विकल्प में अर्थपूर्ण को हमें क्रम में बताना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, तना बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पत्ती बनेगी, उसके बाद क्या बनेगा, फूल बनेगी, उसके बाद क्या बनेगा, फल बनेगा, लास्ट में फल बनेगा, ठीक है। तो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, लास्ट में फल है। जड़ कितना नंबर में है, तो जड़ जो है सी नंबर में, तना कितना नंबर में है, ए, सी ए, सी ए, सी ए ई, फूल जो है बी, और फल हो गया डी, सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी ना, हाँ 3, सी ए ई बी डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पीले को सफ़ेद कहा, सबसे पहले यहाँ कोयला का रंग कौन सा है, यह पढ़ लेना, ठीक है। पीले को सफ़ेद कहा, सफ़ेद को गुलाबी कहा, गुलाबी को लाल कहा, लाल को काला कहा, काला को हरा कहा, अगर कोयला काला है तो उसको हरा कहा, मतलब कोयला को क्या करेंगे, हरा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, एलेक्जेंडर के आधार पर जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर के आधार पर लिखना है, तो ए का क्या होता है 1, एल का क्या होगा 12, ई का हो जाएगा 5, एक्स का हो जाएगा 24, ए का फिर 1, एन का हो जाएगा आपका 14, डी का हो जाएगा ए बी सी डी 4, ई हो जाएगा 5, आर 18, ठीक है। 1 12 5 24, 1 12 5 24, 1 12 5 24, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बहुत ही आसान, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, एगो में 3,
एक तो के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर 8 दिया 24 हो गया। अब सब में देखिए यहाँ पर एगो बढ़ रहा है 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 4 4 4 8 बढ़ गया, तो यहाँ 8 जोड़ देंगे, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ ये जो है, अच्छा यहाँ तो देखना पड़ेगा कौन वाला मैच कर रहा है, खाली खाली जगह में जो है कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले काला किधर रहेगा, काला जो है आपका बाएं साइड होगा, बिल्कुल बाएं साइड होगा, इधर इधर काला रंग होगा। इधर में कौन सा है, एगो 3 है एगो 2 है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सब में विरित है, तो विरिथी वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस चैप्टर का अंतिम सवाल, बहुत ही शानदार, और ये सवाल डेफिनेटली हर जगह पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए सबसे पहले क्या किया देखते हैं, 8 21 और 46 में कौन सा रिलेट है, वही 9 4 और 22 में रिलेट है, और वही चारों में से एक का रिलेट हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बता रहा है, 8 1 अगर 8 को 1 से स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 8 में 1 गया तो 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, में 3 घटा दिया 46 हो जा रहा है। देखते हैं अगला वाला, फिर देखा जाए तो 9 में 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में 3 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अब ऑप्शन के आधार पर देखते हैं, तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन देखिए आपका 3 नंबर सही जा रहा है, सही, ठीक है। ये कैसे, 7 का स्क्वायर 7 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ 13 है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1.5 घंटा में हम लोग 100 सवाल और बहुत ही उम्दा और इजी सवाल भी हम लोग देख लिए, बहुत ही शानदार, मज़ा भी आया। प्लीज़ ऐसे ऐसे नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये एनटीपीसी CBT 1 का प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन CBT जो टेस्ट होती है उसी का प्रैक्टिस वर्क बुक का आज मेरा लेक्चर दूसरा लेक्चर था, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ हमेशा मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।